नमस्कार, लोकमत राजस्थान के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हेमंत शर्मा। बिहार में कल सेकंड फेज की वोटिंग होने वाली है और लगभग 122 सीटों पर यह वोटिंग होगी। एक तरफ है एनडीए और दूसरी तरफ है महागठबंधन। इसके अलावा कुछ और भी दल है जो इस चुनावी मैदान में जुटे हुए हैं और कहीं ना कहीं किस्मत आजमाने को तैयार हैं। ऐसे में पहले फेज की जो वोटिंग हुई थी उसने बहुत बड़ा इतिहास बनाया था। अब जो कल सेकंड फेज की वोटिंग होनी है उसको लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं कि यहां भी वोटिंग प्रतिशत बढ़ सकता है। वहीं आज बिहार चुनाव के संदर्भ में हमारे साथ चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं राघव जी शर्मा, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार रमेश पुरोहित जी। आप दोनों का हमारे खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बिहार चुनाव कल होने वाला है। मैं राघव जी से शुरुआत करूंगा। कल सेकंड फेज की वोटिंग है, तो बिहार में जिस तरीके से शक्ति प्रदर्शन हुआ, एक तरफ एनडीए एक तरफ महागठबंधन, दोनों ही जो दल हैं उन्होंने अपनी अपनी ताकत दिखाई। बिहार में कुछ ऐसी भी चीजें देखने को मिली जो शायद लोकतंत्र के लिए अच्छी भी नहीं थी। वहां पर एक तरफ मंत्री है, एक तरफ दूसरे पूर्व सांसद वगैरह है जो कहीं ना कहीं, कोई बोलता है गन चलाने हैं, कोई बोलता है कोई लड़ाई देखने को मिलती है। इस तरीके की बातें भी देखने को मिली। बिहार में जिस तरीके का माहौल बना चुनावों को लेकर, राघव जी इसको लेकर आपकी क्या राय है, क्या विचार है? बिल्कुल हेमंत जी, मैं बताना चाहूँगा, सबसे पहले बात बिहार की हुई है, बिहार चुनाव की हुई है। लोकतंत्र का उत्सव यानी चुनाव, खास तौर से बिहार की बात की जाए, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर होता है बिहार का चुनाव देखना, बिहार का चुनाव कवर करना। महागठबंधन दोनों तरफ, एनडीए इंडिया दोनों वहाँ पे लगे हुए हैं। 40 दिन की जो है चुनावी प्रक्रिया, 14 तारीख को रिजल्ट आएंगे। सेकंड फेज की वोटिंग 122 सीटों पे जो है कल होगी जी। कुछ एक इलाके इसमें ऐसे भी है जहाँ पे नक्सलवाद के कारण जो है पहले वोट नहीं दे पाए, जो पहली बार वोटिंग करेंगे। कई तरह के मुद्दे, कई तरह की बातें, विभिन्न तरह की बातें जो है सामने आई। अच्छा, मैं यहाँ कहना चाहूँगा, जैसे जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन जी, मेरी जब चुनावी घमासान शुरू हुआ था उसके ठीक एक महीने, मतलब 1.5 महीने पहले उनसे मेरी मुलाकात हुई। वो जयपुर प्रवास पे भी आए थे, मैंने इंटरव्यूज़ भी उनके लिए, बातचीत भी। सभी लोग पूरी तरह से आश्वस्त है अपनी जीत को लेके। अच्छा, हम यूं कहेंगे कि अगर चुनाव देखना हो तो बिहार का ही चुनाव देखा जाए, जिसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। और ख़ास तौर से हम पत्रकार हैं, हम तो खबरें ही ढूंढते हैं। राजस्थान के चुनाव की बात करें, यहाँ भी खूब खबरें मिलती है। पुरोहित सर ने भी काफ़ी चुनाव जो है कवर किए हैं, चाहे लोकसभा हो, विधानसभा चुनाव हो। लेकिन जो बिहार के चुनाव होते हैं वहाँ इंटरेस्टिंग खबरें निकल के आती है बिहार चुनाव के अंदर। मुद्दा बात की जाए, हर चुनाव के अंदर मुद्दा सड़क, पानी परियोजना, विकास, ये सारे मुद्दे होते हैं। वहाँ पे अपराध खत्म करना सबसे बड़ा मुद्दा होता है, जो मेन टारगेट होता है। खुशहाल बिहार और खुशहाल प्रदेश, बढ़ता बिहार, हमारा बिहार, कुछ इस तरह के नाम जो है वहाँ पे दिए जाते हैं, चीज़ें होती है। एक तरफ बात की जाए तेजस्वी यादव, जो अपने नाम के अकॉर्डिंग काफ़ी तेजस्वी है। लालू प्रसाद यादव, उनके पिता मुख्यमंत्री रह चुके, राबड़ी देवी उनकी माताजी मुख्यमंत्री रह चुके। एक तरह कह सकते हैं हम, राजनीतिक परिपाटी, परिवारवाद की जो चीज़ें हैं वहाँ पे तेजस्वी यादव उसको आगे बढ़ा रहे हैं। उनके भाई के साथ एक इंसिडेंट हुआ, आपने पढ़ा होगा, फोटोज़ वायरल हो गई, शादी का हुआ, वो भी एक मुद्दा बनने की कोशिश हुई थी। इसी के बाद बात की जाए नीतीश जी की। नीतीश जी मुझे बड़े अच्छे पॉलिटिशियन लगते हैं। मतलब पॉलिटिक्स के अंदर हमेशा रहता है ना कि मैं सिरमौर रहूं, मैं आगे रहूं, मैं सबसे डिफरेंट। तो जहाँ पे पलड़ा भारी दिखा वहाँ पे नीतीश जी उड़ गए। लेकिन राघव जी, मैंने इन दिनों में काफी देखा है कि नीतीश जी का थोड़ा सा स्थिति अब डावाडोल सी लगी। नीतीश जी देखिए बीमार हैं, उम्र का तकाजा भी हो चुका है, एज फैक्टर है। ऐसे लालू प्रसाद यादव वो भी बीमार हैं, एज फैक्टर है, काफ़ी चीज़ें। लेकिन इसके बाद भी नीतीश जी रण नहीं छोड़ रहे। आप ये भी देखो, वो कमान संभालने के लिए तैयार बैठे। हाँ, हालांकि कुछ मेरी पहले और बात भी हुई कई लोगों से बिहार के अंदर, स्वास्थ्य जो है लाभ ले रहे हैं नीतीश जी, काफ़ी चीज़ें हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो बिहार चुनाव के अंदर देखने योग्य,
इंडिया गठबंधन ने अपना मुख्यमंत्री का फेज डिक्लेयर कर दिया, जी, जबकि एनडीए गठबंधन ने अभी तक नहीं किया। पहले फेज की वोटिंग हो चुकी है, दूसरे फेज की कल होनी है, 14 नवंबर को रिजल्ट आने हैं। इसके उलट अनंत सिंह की जो है खबर आज आई, अनंत सिंह के बारे में मालूम पड़ा, उन्होंने रिजल्ट आने से पूर्व ही खुद को डिक्लेयर कर दिया मैं जीत गया। घर के बाहर टेंट लग रहे हैं, वो हमेशा वैसे भी बज रहे हैं। तो एक वो होता है ना बाहुबली फैक्टर, और वो पूरा दिखाना कि भाई किस तरह से दिखाया जाए, न्यायालयिक प्रक्रिया और सब चीज़ें हो गई उसके बाद में। तो हाल फिलहाल जो नज़ारा है वहाँ पे यही है, अनंत सिंह जी जो है जीत का जश्न पूर्व में ही चालू कर चुके हैं। पटना के अंदर बड़े बड़े टेंट जो है वहाँ पे लग चुके हैं, उनके मिठाइयों के दौर कार्ड जाने शुरू हो चुके हैं और सारी चीज़ हो चुकी है वहाँ। दूसरी ओर हम बात करें आरजेडी के कुछ जो विधायक हैं वो पहले से ही इस क्रम में लग चुके हैं कि ईवीएम पुरानी हो चुकी है, ईवीएम के अंदर जो है वोटिंग प्रक्रिया अगर की जाती है तो उसके अंदर परेशानी आ सकती है। तो एक तरफ एसआईआर का मुद्दा चल रहा है, एसआईआर पूरे देश के अंदर प्रक्रिया चालू चुकी है, और वो कहते हैं ना कुछ, वो एक तरह से हम कह सकते हैं कोइंसिडेंस ही है कि एसआईआर पहले बिहार में हुई और उसके तुरंत बाद चुनाव वहाँ पे बिहार के अंदर हो गए। तो अब जो ईवीएम वाली बात हवा में चल रही है, जो आरजेडी वाले बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो पहले से तैयारी में कर हैं कि अगर मान लो कल को चुनाव हार जाए या कुछ हो जाए तो मुद्दा किसको बनाया जाए, लीपा पोती कैसे करी जाए। तो उसके लिए जो है अभी से एक तो एसआईआर का मुद्दा तो था ही उनके पास में, दूसरा ईवीएम का मुद्दा भी वो लेके आ चुके हैं। बहरहाल कई फैक्टर्स हैं, कई चीज़ें हैं, कई लोग दबे बैठे हैं, शांत बैठे हैं, क्योंकि कानून प्रक्रिया जो है काफ़ी स्ट्रांग हो चुकी है। कानून के रूप में देखे बहुत तरीके से जो है चुनाव आयोग वहाँ पे चुनाव करा रहा है। बहुत ही संवेदनशील जो इलाके हैं, अति संवेदनशील जो बूथ हैं, वहाँ पे भी पूरी कानून व्यवस्था सुदृढ़ कर दी गई है। इन सब के बीच में भी कुछ एक रील्स, कुछ एक अलग पत्रकार जो ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, उनकी मैं रिपोर्टिंग देखता हूँ कई बार। छोटे छोटे बच्चे, कुछ ऐसी चीज़ें, उनके मन में भी अभी तक जो है हमारा बिहार उसी टाइप का है, तेजस्वी आएगा, कट्टे चलाएंगे, बांटेंगे, ये इस तरह के रूमर भी फैल रहे हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग चुनाव है। बहरहाल क्या होगा ये तो भविष्य के गर्भ में है, वो 14 नवंबर को ही पता पड़ पाएगी। लेकिन हाल फिलहाल एक बहुत बड़ी प्रक्रिया, एक बहुत बड़ा भार जिसे हम कहते हैं, वो चुनाव आयोग के कंधों पे है, भारत सरकार कंधों पे है। बिहार के चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित करवाना, उसके अंदर देखो काफ़ी तक सफलता हो गई है। कल जो 122 सीटें जो है वो उनके ऊपर चुनाव होना है, और मेरे ख्याल से 121 या 122 पे ही जो वहाँ सरकार बनेगी, है ना। तो देखिए कल क्या होता है। राघव जी ने अपनी राय रखी है कि 121 और 122 सीटों पर ही वहाँ पर सरकार बनेगी। दूसरा एक जो अहम मुद्दा रहा है कि पहले फेज की वोटिंग हुई, उसके बाद में कहीं ना कहीं देखा जाता है कि जब सरकार है और उस फेज में अगर वोटिंग परसेंट बढ़ती है तो उसका फायदा विपक्ष को मिलता है, ऐसी चर्चाएं चलती है। लेकिन तमाम तरीके के दावे सबके सामने आते हैं। तो राघव जी, क्या वोटिंग परसेंटेज बढ़ने का फायदा सरकार को मिलेगा या फिर विपक्ष को मिलेगा? क्योंकि तेजस्वी यादव दावा कर चुके हैं कि 100% ये पूरा जो फायदा है, वोटिंग प्रतिशत बढ़ने का फायदा हमारे को मिलने वाला है, क्योंकि सरकार विरोधी लहर यहाँ पर ऑलरेडी है। देखिए आपकी बात बिल्कुल सही है और मैं आपकी बात से समर्थन भी करता हूँ। लेकिन अगर हम बिहार की खास तौर से बात करें, मैं कल परसों दूसरे एक चैनल पे भी जो है बात कर रहा था डिबेट के अंदर, वहाँ भी बात निकल के आई। वहाँ पे भी जो डिबेट में साथ बैठे हुए थे वो भी असमंजस की स्थिति में थे कि बिहार को लेके खास तौर से वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है, तो उसको लेके असमंजस की स्थिति में बनी हुई है कि जो अभी पार्टी सत्ता में है उनको इस चीज का फायदा मिलेगा या फिर तेजस्वी यादव को, इंडिया गठबंधन को इस चीज का फायदा मिलेगा। ये असमंजस की स्थिति बहुत बड़ी बनी हुई है। क्योंकि देखिए अगर वहाँ पे सीधी सीधी जंग सिर्फ अगर हम आरजेडी या जेडीयू के बीच मानते तो वहाँ पे हम इस चीज़ को कह सकते थे, या फिर अगर हम बीजेपी या कांग्रेस के बारे में मानते तो हम कह सकते थे कि बीजेपी फायदे में रही, वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, तो कांग्रेस अगर परसेंटेज कम होता तो फायदे में रहती। लेकिन अभी इस समय जो है स्थिति हम कह सकते हैं क्लियरिटी बताना जल्दबाजी हो जाएगी, तो इसीलिए इसको हम
कल जो वोटिंग होगी, कल जो परसेंटेज आएगा, ऐसे इलाके जहाँ पे नक्सलवाद ज़्यादा था, वहाँ पे वोट नहीं दे पा रहे थे, वहाँ भी अलग से व्यवस्था की गई है। तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के अंदर लगा हुआ है, लेकिन ये कयास लगाना भी बहुत जल्दबाजी होगी कि किस पार्टी को इस चीज़ का फ़ायदा मिल सकता है। क्योंकि देखिए, बातें और मुद्दे सारे बराबर बराबर हैं। एक तरफ तेजस्वी यादव जो कि एक पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करते हैं, तेजस्वी यादव यूथ हैं, उनकी भी फैन फॉलोइंग बहुत अच्छी है, रोड शोज़ करे, राहुल गांधी के साथ में गए, अन्य पार्टियों को भी जो है साथ लेके चल रहे हैं, मतलब कहीं से उनको कम नहीं आंक सकते तेजस्वी यादव को। वहीं बात करें अगर हम एनडीए गठबंधन की, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट से सब हैं, बहुत चुप्पी के साथ, बहुत साइलेंटली वो लोग काम कर रहे हैं, कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बता रहे, क्योंकि उन्हें डर है कि फिर नीतीश जी का नाम लिया तो फिर पासा उल्टा पड़ जाएगा, मामला दूसरा हो जाएगा। तो वो एक अलग तरह की जोनर के अंदर अभी वर्किंग कर रहे हैं, अलग तरह के जोनर को लेते हुए ये चुनाव प्रक्रिया को अंजाम दे रहे हैं। तो इसीलिए कल जो वोटिंग होती है उसमें क्या परसेंटेज निकल के आता है, उसके बाद हम ये कयास लगा सकते हैं। और जो विनिंग के लिए हम डिबेट करेंगे 14 तारीख को, जो रुझान आएंगे 14 तारीख को, जो मतपेटियाँ खुलेगी, उसके अंदर दोपहर बाद हम साफ कर सकते हैं कि वोटिंग कम हुई और ज़्यादा हुई तो किस पार्टी को फ़ायदा मिला, पार्टी को फ़ायदा मिलेगा या फिर किसको नहीं मिलेगा, ये तो 14 तारीख बाद ही पता लगेगा। रमेश जी, मैं आपसे एक सवाल है, बिहार में अपन ने देखा कि कांग्रेस है जो एक, कांग्रेस का स्टैंड अब ये हो गया है कि अब गठबंधन के साथ ही लड़ना है। एक अकेले जो लड़ने की तैयारी रहती थी कांग्रेस की, वो पूरी तरीके से पीछे जाती दिख रही है। और बिहार में भी तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाकर उनको सीएम फेस घोषित करवाकर कांग्रेस ने महागठबंधन के साथ में इस तरह की रणनीति के तहत चुनावी मैदान में उतरी। क्या कांग्रेस की स्थिति अब पहले जैसी नहीं रही कि वो अकेले मैदान में चुनाव में उतरे और कम से कम 20 से 50 सीटें निकाल सके? क्या ऐसी स्थिति अब कांग्रेस की नहीं रही? आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर? क्योंकि बिहार का चुनाव काफी अहम हो जाता है क्योंकि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों की ही जोड़ी यहाँ पर लगातार चुनावी प्रचार में दिखी है। तो क्या कांग्रेस का अस्तित्व तेजस्वी यादव के बिना है या फिर तेजस्वी यादव के बिना कांग्रेस के अस्तित्व क्या है? इस पर क्या राय है आपकी? हेमंत जी, आपने सवाल जो किया है बिहार के संदर्भ में किया, मैं यूपी के संदर्भ में अगर बात करूं तो समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों मिलकर के, दो लड़कों की जोड़ी ने वहां चुनाव लड़ा, क्या हालात हुए, ठीक वैसे ही हालात यहाँ पर भी है बिहार में। अगर ये महागठबंधन यहाँ पे हारता है या पीछे रहता है, सरकार नहीं बना पाता, तो दोष किस पे जा रहा है? दोष किस पे जाएगा? कांग्रेस को पाने के लिए क्या है? कांग्रेस के पास में पाने के लिए कुछ भी नहीं है। वो एक काफी लंबे अरसे से, कम 3-4 दशकों से वो जो है सत्ता से बाहर है वहां पे। उसका कोई संगठनिक आधार नहीं है, वहाँ कोई उनको पूछने वाले नहीं, उनको कैंडिडेट्स भी ढूंढने पड़ते हैं। दूसरा ये कि जब आप सीटों के लेन देन की आप बात करते हो तो आपको 8-10 सीटें मिलती है, और 8-10 सीटों में आप सोचो कि मैं बिहार की सरकार बना लूं, ये संभव ही नहीं है। लिहाजा राहुल गांधी के लिए जो सवाल आपने किया, तो वहाँ तो उनको वो निराशा ही आती लगेगी जैसे कि उत्तर प्रदेश में लगी, पहली बात तो। दूसरा ये कि वो पिछले 1.5-2 महीने से जिस एसआईआर के मुद्दे को लेकर के वो बिहार में जो यात्रा की और लोगों के बीच में जाकर के अपनी बात को कहने का प्रयास किया, वो बात कभी भी उस प्रमुखता से लोगों के गले नहीं उतर पाई। इसका उदाहरण मिल गया आपको वो जो पहले फेज की वोटिंग है उसमें। उस मामले में जो मतदाताओं के जो है वो जिनको जो डिलीट किया चुनाव आयोग ने, उससे कई गुना ज्यादा तो आपके जो परसेंटेज ऑफ वोट ने बता दिया कि एसआईआर का मुद्दा जो है वहां पे वो चला नहीं, पहला तो। दूसरा कि आप लोगों को वहां बताना क्या चाह रहे हो, एक संविधान की किताब हाथ में लेकर के कि संविधान के लिए लड़ रहा हूँ, संविधान की रक्षा के लिए सारा कुछ किया जा रहा है, उसका लोगों के दिल और दिमाग पे वो जो प्रभाव होना चाहिए वो उतरा नहीं। तो आपका वो सवाल कि महागठबंधन में तेजस्वी यादव और जो है राहुल गांधी चुनाव मैदान में उतर करके क्या कोई करिश्मा कर सकते हैं? तेजस्वी यादव कर सकता है। तेजस्वी यादव को सीटें पिछले चुनाव में भी अच्छी खासी सीटें मिली थी
और उन्होंने जो है उस नीतीश कुमार के साथ में मिलकर के सरकार भी बना ली थी। लेकिन वो करिश्मा क्या इस बार आपको मिलेगा? क्यों कि जब नीतीश कुमार चुनाव मैदान में उतरे उससे पहले उन्होंने जो अपने एक एजेंडा बता दिया था और जो लोक लुभावनी जो बातें कही थी या योजनाएं लगाई थी, लोगों के दिल और दिमाग में वो चलता है कि कौन सी सरकार मेरे लिए क्या करने वाली है। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो कि जब वोट देने के लिए व्यक्ति जाता है तो वो सोचता है कि कौन सी सरकार, पहली बात तो स्थायी रहेगी, दूसरा कि हमारे लिए जो लोक कल्याणकारी जन कल्याणकारी जो बातें होती है या हमारे लिए क्या करने वाली है, तो उसका उनको क्लियर एक मैसेज होता। तीसरा कि एनडीए के पास में बीजेपी का जो कैडर बेस जो है, जिसको आप आरएसएस बोलते हो, वो बहुत स्ट्रांग है। तो मैं इस बात को और ज़्यादा आगे बढ़ा के कह रहा हूँ कि लड़ने वाले वहाँ पे कौन कौन है? तेजस्वी यादव है, कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी है, नीतीश कुमार है। ये चार तो बड़ी पार्टियां दिख रही है आपको। तेजस्वी यादव, वो साथ में रामविलास पासवान का बेटा। हाँ, तो ये बढ़िया ना, जो 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 वोट कैप्चर करने की ताकत रखते हैं वो। बिल्कुल शक्ल से वोट है ना। रामविलास पासवान के लड़के की अगर बात कर लेते हो तो वो भी 8-10 सीटें, 12-15 सीटें निकालने की कुव्वत रखते हैं वो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो आप उसको हल्के में नहीं ले सकते। बिल्कुल। अब रही बात के बाकी की, तो आपके जो पीके एंड कंपनी जो थी ना, जन स्वराज पार्टी वाला, वो भी बहुत ताल ठोक करके चुनाव मैदान में उतरा है। और कल जहां पे वोट होने वाले हैं, सीमांचल वाला इलाका, वो मुस्लिम डोमिनेटेड इलाका है। और वहां पे ओवैसी जो है पिछले कई दिनों से वहां पे डेरा डाले हुए बैठे हैं। तो आपके पास में वोट आप कहां से कैसे लाओगे? सरकार बना, महागठबंधन की बात हो रही है आपके, आपने महागठबंधन के बारे में पूछा, तो महागठबंधन अगर सरकार बनाता तो वो किस तरह से बनाएगा? कोई इक्वेशन तो होगा, कोई गणित तो उसके पास में, कि हाँ गणित है उसके पास में गणित है कि आरजेडी का जो कोर वोटर है वो तो उसका है, तो वैसा बीजेपी के पास में एक कोर वोटर है। बिल्कुल। रामविलास पासवान की जो पार्टी का जो है लड़के के पास में, उसके पास में भी अपने खुद के जो है आधार है। लेकिन MY फैक्टर के आधार पर आरजेडी अगर चुनाव मैदान में उतरती है तो वहां पर ओवैसी डेंट करने वाला है व्यक्ति। बिल्कुल। अगर वो 2-4 सीटें भी अगर वहां से निकालता है या मुस्लिम वोटर्स को MY फैक्टर में से निकाल करके अपने पॉकेट में डालता है, तो वो नुकसान किसका कर रहा है? बिल्कुल निश्चित तौर पर वो नुकसान कर रहा है। पुरोहित जी, लेकिन विकास के मुद्दे बिहार में हमेशा हावी रहे हैं। बिहार अभी भी पिछड़ा राज्यों में ही शामिल है। तमाम नीतीश कुमार ने 15 साल का कार्यकाल रहा, उनमें भी अभी तक भी उनका जो विकास का जो एजेंडा है वो चल ही रहा है, ना धरातल पर कोई विकास दिख रहा है। फिर भी जनता ने दोबारा कई बार नीतीश कुमार को मौका दिया। क्या आपको नहीं लग रहा है कि तेजस्वी बिहार में बदलाव की क्रांति ला सकते हैं? आपको इस चीज पर आपको 1% भी विश्वास नहीं है कि तेजस्वी बिहार में क्रांति नहीं ला सकते? क्योंकि युवा नेता है और सीएम के तौर पर उनको फेस किया गया है। तो ऐसे में बिहार के लिए क्या तेजस्वी एक रणनीतिक कदम नहीं रख सकते? या फिर विकास की जो बातें कर रहे हैं, तमाम हर घर में नौकरी की बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव, तो ये जो वादे कर रहे हैं वो कहां तक तो सही हो सकते हैं, कहां तक लागू हो सकते हैं? और तेजस्वी को मौका अगर बिहार की जो जनता है क्यों नहीं दे? अगर ये भी एक सबसे बड़ा सवाल है। आपने एक सवाल किया नौकरी का, सरकारी नौकरियां जितनी मिलनी है उतनी मिलेगी। एक भी नौकरी एक्स्ट्रा नहीं मिल सकती आपको, पहली बात तो। दूसरा कि उनके ऊपर बार बार सवाल उठाया जा रहा है, बार बार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी सवाल उठाया है कि आप जो ये वादे कर रहे हो कि मैं सरकारी नौकरियां हर व्यक्ति को दूंगा या हर घर परिवार में से एक व्यक्ति को हम नौकरी देंगे, तो कहां से लाओगे आप? आपके पास में कोई रोड मैप है जिससे आप ये बता सको चलो आप नौकरी दोगे, ठीक है, हर घर में एक व्यक्ति को आप नौकरी मिलेगी, पर उसके लिए जो पैसा आएगा वो कहां से आएगा ये बताने को कोई भी तैयार नहीं है, चाहे वो राहुल गांधी भी क्यों नहीं हो। राहुल गांधी तो उसी एजेंडे के साथ में आगे बढ़ रहे हैं ना। तो आपको आके बताना चाहिए ना कि इतने लोगों को हम नौकरियां देंगे तो उसका पैसा वहां से हम लाएंगे, ये बता नहीं रहे वो लोग। तो उसकी बात को कौन भरोसा करे
नहीं, इसमें एक चीज़ और साथ में आती है सर, आपकी बात से कंटिन्यू करता हूँ मैं। अगर हम बात कीजिए, आपने सवाल पूछा तेजस्वी यादव का, अकॉर्डिंग टू मी, जो मेरा परसेप्शन है, जो मेरा ओवरऑल व्यू है, नीतीश कुमार भले ही कैसे हो, नीतीश कुमार जो है उन्होंने जो 7 नाम जुड़ा हुआ है, जो चीज़ें जुड़ी हुई है, वो ये है कि पार्टी बदल लेते हैं, पावर चाहिए, सीएम बन जाते हैं। बिहार अभी तक विकसित नहीं हुआ, विकासशीलता की श्रेणी में ही है बिहार, लेकिन फिर भी काफ़ी सालों में काफ़ी डेवलप हुआ है। नालंदा यूनिवर्सिटी देख लीजिए, डॉक्टर्स देख लीजिए, काफ़ी चीज़ देख लीजिए, खूब डेवलपमेंट हुआ है। वहीं बात की जाए तेजस्वी की, जो तेजस्वी का आपने नाम लिया, तेजस्वी के साथ अभी भी हम जो न्यूज़ देखते हैं, जो मैसेज आते हैं, जो बातें आती है बिहार से, तेजस्वी यादव पॉलिटिकल फैमिली से तो है, लेकिन एक आपराधिक छवि जो है ना, वो उनके साथ पीछे लगी हुई है, वो अभी तक पीछे नहीं हटी है। नीतीश जी के साथ में, नीतीश कुमार के साथ में सब कुछ मान लो, लेकिन आपराधिक छवि का टैग तो नहीं है। दूसरा, बीमार नीतीश जी, नीतीश कुमार बीमार हैं, क्या बिहार संभाल पाएंगे, क्या सत्ता चला पाएंगे, क्या राजनीति में आगे खेल पाएंगे? उसका जवाब देखिए नीतीश जी का। नीतीश जी ने 25 दिन का अभी चुनावी अभियान लिया। 25 दिन के चुनावी अभियान में 180 से ज़्यादा रैलियां कर ली और करीबन 1400 से ऊपर कुछ घंटे वो फील्ड में तैनात रहे। मतलब नीतीश जी का ये एक संकेत मान लीजिए आप कि मैं बेल्ट बांध के, कमर कस के पूरी तरह तैयार हूं, और अगर महागठबंधन हमारा एनडीए वाला आता है तो मुख्यमंत्री का चेहरा नो डाउट नीतीश कुमार बन के उभर के आएगा। हालांकि खुले मुंह से ये बातें नहीं कही गई, लेकिन नीतीश जी ने अपनी दावेदारी हेलीकॉप्टर में घूमते घूमते पक्की कर ली है। किसी भी तरह का बिहार की जनता को कोई भी पार्टी चूरण बेचे, लेकिन अंत में मेन दुकानदार, मेन बिजनेसमैन, मेन शोरूम का मालिक तो नीतीश कुमार ही बन के उभर सकता है। लेकिन राघव जी, मैं आपको आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, नीतीश कुमार को पलटू राम कहते हैं, वो कहीं भी कभी भी जा सकते हैं। बस यही टैग है उनके साथ, पलटू राम का ही। एक सवाल है, आपराधिक टैग नहीं है कि भाई नीतीश के आने से कट्टे बिक जाएंगे, नीतीश के आने से क्राइम फाइल बढ़ जाएगी, वो नहीं है। जबकि तेजस्वी के साथ में, उसके फैमिली बैकग्राउंड के साथ में कुछ चीजें ऐसी जुड़ी हुई है जो आपराधिक तत्व, आपराधिक बोध जो है बिहार के सामने तो, लेकिन वो सरकार बनाने के लिए तो किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो हो सकता है एनडीए का साथ भी छोड़ सकते हैं, बिल्कुल, ये भी हो सकता है। तो जेडीयू के साथ, आरजेडी के साथ भी मिल सकते हैं ऐसे। तो यही तो मैं कहना चाह रहा हूं कि आप सरकार बनाने पे फोकस है, जनता के विकास पर फोकस नहीं है। तो इस मुद्दे पर बिहार में हमेशा कहीं ना कहीं देखा गया कि राजनीतिक दल है, पाला बदलने में आगे रहते हैं। सर, जब भी तो बिहार के चुनाव इंटरेस्टिंग होते हैं, बिहार को देखना, बिहार को समझना, बिहार के चुनाव को जीना, बिहार के चुनाव की कवरेज करना, बिहार के चुनाव पर डिबेट करना, बिहार के चुनाव को नजदीक से देखना, बिहार के चुनाव के अंदर हो रही गतिविधियों को लोगों को दिखाना और खुद समझना, ये अपने आप में सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग विषय है। क्योंकि वहां पे कोई धनी धुरी नहीं है, सब अपना अपना चूर्ण बेच रहे हैं। सबको क्या चाहिए? सत्ता। मैं सत्ता में आ जाऊं, कैसे भी करके सत्ता में आ जाऊं, कुछ भी करके सत्ता में आ जाऊं, बस मुझे सत्ता में आना है, मेरा पक्ष मजबूत करना है, अपने आप को प्रमुख दावेदार बनाना है। यही कुछ बातें हैं जो बिहार के अंदर चलती है। इसी कारण से जो आप वर्ड कह रहे हो कि बिहार अभी तक विकसित नहीं हुआ, यही वो कारण है कि शासन प्रशासन पे ध्यान नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने राज पे ध्यान है, अपने ही राज पे अभी भी ध्यान दिया जा रहा है। बहरहाल जिस तरह से अब तेजस्वी यादव बन के उभरे हैं, हालांकि जो परिपक्वता होती है एक तरह की, वो चेहरे पे झलकने लगी है, दिखने लगी है। डिप्टी सीएम पद रहने के बाद में और चीज़ रहने के बाद वो समझने लगे हैं। लेकिन जो प्रशंसक है, जो फैन फॉलोइंग है उनकी, वो उसी टाइप के हैं अभी भी। आप, मैं कह रहा हूँ, डेली आप पेज खोल के देखना बिहार का, कोई चीज़ें देखना, उसके अंदर 2, 4, 5 बार तो कट्टे वट्टे की बातें आ ही जाती है, न्यूज़ के अंदर आ ही रही है। तो ये कुछ चीजें, ये कुछ फैक्टर हैं जो कि नोटेड करने बहुत जरूरी है। ये अपने कार्यक्रम को खत्म होने से पहले मैं आपसे दोनों से एक एक सवाल लूंगा। सबसे पहले आपसे, क्या बिहार में नीतीश का सुशासन चलेगा, या फिर मोदी का करिश्मा, या फिर तेजस्वी की युवाओं को लेकर क्रांति? आपसे शुरू करते हैं। देखिए, ये एक बड़ा ही मतलब रोचक सवाल है, जिसको मैं कहूँगा, डिप्लोमेटिक सवाल तो नहीं कहूँगा, बड़ा रोचक सवाल है। देखिए, सब लोग, जैसे हमारे यहाँ पे देखा अंतावारा के अंदर चुनाव हो रहे हैं, तो पूरी व्यवस्था, पूरे राजनीतिक दल, सभी लोग वहाँ पे पहुँच गए। बिहार बड़ा राज्य है, बिहार ऐसा राज्य है जहाँ पे सरकार बननी बहुत ज़रूरी है, जो सभी का सपना है। कांग्रेस इतने समय से सत्ता से बाहर है, उसको भी वहाँ पे आना है। भारतीय जनता पार्टी, जो नरेंद्र मोदी ने, भारतीय जनता पार्टी ने एक सपना देखा था, सभी
भारत के राज्यों के अंदर हमारा शासन हो, वो चीज़ें उसको लेके भी वो लोग वहाँ पे लगे हुए हैं। पूरी राजनीति सेट की गई है, पीके फैक्टर भी काम कर रहा है, इसके अलावा अन्य लोग भी काम कर रहे हैं। तो पूर्ण तरीके से अगर अब एनडीए की सरकार बनती है तो उसमें सारा जो समर्थन, जो चीज़ें, जो हम कह सकते हैं चुनाव का पूरा दारोमदार, वो कहा जाएगा भारतीय जनता पार्टी और उसकी तरफ से करी गई जो प्लानिंग है उसको दिया जाएगा। क्योंकि नीतीश जी तो पहले ही थैंक यू बोल चुके हैं सभी को, और अगर तेजस्वी अगर जीतते हैं तो निश्चित तौर पे वो भी जो इंडिया गठबंधन है उसमें जो सपोर्टिवनेस जिन जिन की लगी है उस तरह का रहेगा। बहरहाल यही बड़ा रोचक विषय है जो हमको 14 तारीख को देखना है और जिसका इंतज़ार हम और आप सभी कर रहे हैं। रमेश जी, आपसे जो अंतिम सवाल है वो मैं जानना चाहूँगा कि बिहार में अगर दोबारा से एनडीए आती है, नीतीश कुमार आते हैं और बीजेपी आती है, सबसे बड़ा सवाल तो ये हो जाएगा कि कांग्रेस का भविष्य का क्या और महागठबंधन का भविष्य क्या। आपको क्या लगता है कि इस चुनाव के बाद में मोदी जी का करिश्मा तो चलेगा या नहीं चलेगा, वो तो आने वाले रिजल्ट बताएंगे, लेकिन महागठबंधन का भविष्य क्या होगा, आपको क्या लगता है? चुनाव परिणाम कैसे भी हो, बीजेपी के लिए बिहार का यह जो चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि यही से ही देश की राजनीति आगे की तरफ बढ़ेगी। जबकि कांग्रेस इस मौके की तलाश में है कि महागठबंधन अगर वहां पे आ गया तो दिल्ली के लिए वो परेशानियां जरूर खड़ा कर सकते हैं। ये पूरा विपक्ष इस बात को लेकर के चुनाव मैदान में उतरा है कि वहां पर महागठबंधन की सरकार बन जाए। अगर वहां पे महागठबंधन की सरकार बनती है तो कांग्रेस निश्चित रूप से सड़कों पर उतर करके नरेंद्र मोदी के लिए परेशानियां खड़ी कर सकते हैं राजनीतिक रूप से। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस हो, क्योंकि आरएसएस उसके पीछे रह के काम करता है, तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि बिहार उनके हाथ से निकल जाए। अगर बिहार उनके हाथ से निकल गया तो दिल्ली के लिए परेशानियां खड़ी होगी, ये बात वो जानते हैं अच्छी तरह से। इसीलिए नरेंद्र मोदी पिछले कई दिनों से बिहार में डटे हुए हैं और अपनी बातों से लोगों को वो आगाह कर रहे हैं। आप बार बार इस बात को भूलते हैं कि महागठबंधन है, तेजस्वी यादव है, बहुत मेहनत कर रहे हैं। निश्चित रूप से चुनाव मैदान में जो उतरेगा वो तो मेहनत करके ही, जो इम्तिहान देने जाएगा वो तो पढ़ लिख के ही तैयार होके ही जाएगा ना, बगैर पढ़े तो वो इम्तिहान दे नहीं सकता। तो नरेंद्र मोदी भी पिछले कई दिनों से बिहार में डटे इसलिए है कि कहीं बिहार उनसे हाथ से निकले। ऐसा का ऐसा आपके हरियाणा का चुनाव में देख लो या महाराष्ट्र के चुनाव में देख लो। हरियाणा का जब चुनाव हुआ था तो कांग्रेस यह तय कर रखी थी कि हरियाणा एक बार अगर मान लो अगर वो जीती, अपने आप को तो जीता, इसीलिए एसआईआर का जो मुद्दा है वो उठा रहे हैं और हरियाणा का जो वो उदाहरण दे रहे हैं, किस बात के लिए दे रहे हैं? बिहार में जाकर के। हरियाणा की बात है तो हरियाणा में जाके करते, कर्नाटक की बात है कर्नाटक में जाके कहो। आप बिहार में आकर के एसआईआर के मुद्दे को लेकर के या चुनाव चोरी का जो एक वोट चोरी का जो आरोप लगा रहे हो लगातार, तो उसका कोई आधार होना चाहिए बेस। तो ये सारी चीजें जो है आप जिस बात को लेकर के संकेत कर रहे हो, तो दिल्ली इनके लिए बहुत दूर रहने वाली है। कारण ये है कि महागठबंधन में सिर्फ और सिर्फ आरजेडी एक ऐसा पार्टी है जो धरातल ग्राउंड पे मजबूत दिखाई दे सकती है, लेकिन उनके पीछे भी एक टैग जो जंगल राज का वो जो 20 साल का जो एक टैग लगा हुआ है वो लोग भूले नहीं हैं। अगर वो लोगों के दिल और दिमाग में ये भी हो सकता है कि अगर वो सत्ता में आ गया तो हो सकता है कि बिहार फिर वैसा ही अगर रहने लग गया, तो ये जो क्या नाम से इसका नीतीश कुमार का 15-20 साल का जो काम करने का जो तरीका था कि हम जो है सुशासन विकास की रास्ते पर चलने वाले हैं, तो वो ब्रेक लगेगा। और उनके पीछे बैकबोन जो अब भी है, बिहार सरकार के पीछे जो बैकबोन है वो दिल्ली है, क्योंकि दिल्ली जितना पैसा वहाँ भेज रहा है जी बिहार में, तो वहाँ डेवलपमेंट तो होगा, विकास तो होगा। और आप विकास की अगर बात करो तो जब तक दिल्ली उसके साथ में रहेगी, नरेंद्र मोदी उनके साथ में रहेगा, तो तब तक बिहार को विकास के रास्ते पर जाने से कोई नहीं रोक सकता। लिहाजा चुनाव बहुत जो है
महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आज की रात बहुत भारी है, आज की रात बहुत भारी है। कहते हैं ना कि कत्ल की रात है। क्यों कि पहला जो फेज आया था और जिसमें बम्पर वोटिंग हुई थी, एसआईआर के नाम पर जो मतदाता चुनाव देने से वंचित हो गए, जैसा कि आरोप लग रहा है, उससे कहीं ज्यादा तो वहां पे लोगों ने वोट करके दिखा दिया। तो एसआईआर का मुद्दा गौण हो चुका है, गौण हो चुका। और जो कल का जो अगर प्रतिशत और ज्यादा बढ़ता है तो मेरे को ऐसा लगता है, मेरे को हो सकता है कि महाराष्ट्र और हरियाणा में जो रिजल्ट आए थे उससे भी अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पे देखने को मिले और एनडीए एक बार पूर्ण बहुमत से अगर यहाँ पर सत्ता में आता है, अगर तो फिर जो एक राजनीतिक क्षेत्रों में इस बात की चर्चा है कि विपक्ष हावी हो जाएगा, सड़कों पे उतर जाएगा और ये कर लेगा और वो कर लेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। क्यों कि जब लड़ाई में उतरता तो सारे लोग जो हकने के अपने अपनी ताकत से लड़ते हैं और सब उसका हार जीत का फैसला अपने दिल और दिमाग में पहले से रखते हैं। लिहाजा निश्चित रहिए कल का जो मतदान अच्छा सा हो जाए। और एक लाइन और बोल दूं कि ये ऐसा एक चुनाव है जिसमें बिहार में कि ना तो कोई बूथ कैप्चरिंग हुई या कोई लूटपाट की घटना हुई, ना कोई किसी एक व्यक्ति के भी चोट खरोंच आई। जैसा कि जंगल राज के दौरान 20 साल पहले का अगर वहां का परिदृश्य देखो, यूपी बिहार के चुनाव जिस तरह के होते थे, पहली बार ऐसा हुआ कि वहां पर जो है बगैर किसी व्यवधान के, और इस बात को नरेंद्र मोदी ने अभी अपनी चुनावी सभाओं में बधाई दी चुनाव आयोग को कि वो बहुत अच्छी तरीके से चुनावों को हैंडल कर रहा है। जबकि आज भी तेजस्वी यादव हो या जो आपके राहुल गांधी हो, लगातार चुनाव आयोग पे गालियां निकालते आ रहे हैं, चुनाव आयोग को भला बुरा कहते आ रहे हैं कि इस तरह की अव्यवस्था है। जबकि ये जो पहला फेज का जो चुनाव हुआ है और जिस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से सभी ने अपने अपने मताधिकार का उपयोग किया, यह भी एक बहुत बड़ी जो एक उपलब्धि है आप दोनों का, व्यवस्था की उपलब्धि है। बिल्कुल सर, आप दोनों ने बहुत ही अच्छी राय रखी है हमारे इस कार्यक्रम में और आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारी चर्चा में जुड़ने के लिए। फिलहाल 14 नवंबर को रिजल्ट आएगा, उसके बाद ही पता लगेगा कि बिहार की सत्ता किसके हाथ जाती है, एनडीए के पास या महागठबंधन के पास। फिलहाल देखते रहिए लोकमत राजस्थान।